चलें जी, तो शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मोहसिन ने सवाल अब ये पूछा है कि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। कल हम लोग कौन से क्वेश्चंस कर रहे थे, लेट मी सी, कि हाँ ये रहा मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, कल हमने एक लिंग एंड मिंग वाला क्वेश्चन किया था, उसमें जरा देखते हैं कि ये अगर ये जो डेबिट बैलेंस है क्या रिप्रेजेंट करे। देखें, इक्विटी में क्या होना चाहिए, अगर हम सिंगल अकाउंट मेथड फॉलो करें और अगर हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट रखें तो उसमें तो मैंने आपको कहा कि ऑब्वियसली ओनर वो होता है ना जिसका पैसा पड़ा हुआ हो बिजनेस के पास, राइट। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर तो ऑलवेज क्या होगा, बिजनेस पड़ा हुआ होगा। अब उसके पास हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ये कहते हैं कि जो ओनर का पैसा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, शेयर ऑफ प्रॉफिट की वजह से और पार्टनर्स की सैलरी की वजह से, वो भी हम कहाँ पे क्रेडिट लाके कर देते हैं, कैपिटल अकाउंट में। और जो ड्रॉइंग्स हो रही होती हैं वो हम यहाँ पे डेबिट कर देते हैं। अब इस तरह से सिचुएशन होगी कि जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है जेब से और जो उसको अक्रू हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर बिकॉज ऑफ बिजनेस के ऑपरेशंस, वो ज्यादा ही होंगे ऑलवेज, वो ज्यादा ही होंगे ना। वो ज्यादा, उसका पैसा ज्यादा पड़ा हुआ होगा, वो ड्रॉइंग्स हमेशा कम करेगा। इसीलिए तो वो पार्टनर है, उसको सारे पैसे अपने विड्रॉ थोड़ी करने हैं, उसको बिजनेस से उल्टा लोन थोड़ी लेना है। वो तो इन्वेस्टेड पार्टनर ओनर की डेफिनेशन पे क्वालिफाई कैसे करेगा, जब उसका पैसा इन्वेस्टेड होगा बिजनेस के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। अब सवाल ये आता है कि जब हम करंट अकाउंट्स को देखते हैं तो करंट अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस किस तरह से आ जाता है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिक्स कैपिटल अकाउंट्स में हमने कैपिटल अकाउंट को फिक्स कर दिया ओरिजिनल कैपिटल इन्वेस्टेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कि जो वो अपनी जेब से एक्स्ट्रा पैसा लगा रहा है वो सारा यहाँ पे आएगा, जो उस अमाउंट में से विड्रॉइंग कर रहा है वो यहाँ से निकल जाएगा और बैलेंस यहाँ पे बचेगा। ठीक है, यानी कि उसने जेब से अपना कुछ पैसा लगाया हुआ है। अब होता क्या है, जब हम करंट अकाउंट में आते हैं, अब करंट अकाउंट के अंदर कौन सा पोर्शन सिर्फ कैपिटल का जाता है, इक्विटी का सिर्फ कौन सा पोर्शन जाता है, वो पैसा जो कि उसने ड्यूरिंग द ईयर उसको मिला, यानी कि अक्रू हुआ बिजनेस के ऑपरेशन से। ठीक है, यानी कि जितना पिछले सालों में जितना भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, शेयर ऑफ सैलरी होगी, ठीक है, वो सारा का सारा किसमें पड़ा हुआ होगा, करंट अकाउंट के अंदर पड़ा होगा। अब करंट अकाउंट के आइटम्स में अगर वो ओवर ड्रॉइंग कर लेता है तो वो जायज है, वो गुंजाइश उसकी बनती है। यानी कि अब मैं फॉर एग्जांपल आपको ये कहूँ कि एक पार्टनर था, उसका ओपनिंग में कितना उसने पैसा, मतलब ये 100 रुपीज अगर क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि पिछले सालों में, पिछले सालों का इफेक्ट आएगा ना इसमें, पिछले सालों में उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी पड़ी हुई थी अभी भी बिजनेस में, यानी कि इसने विड्रॉ नहीं की हुई थी। उल्टा इसने क्या रखा हुआ था, ये जो 3-4 आइटम्स हैं, कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और पार्टनर सैलरी, पिछले सालों की जो शेयर ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी बनती थी वो 100 रुपए का अमाउंट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो 100 रुपए का उसने अभी भी घर लेके नहीं गया हुआ था। 100 रुपए के ये अमाउंट अभी कॉम्बिनेशन है, इसमें हमें जाने की जरूरत नहीं कि क्या अमाउंट है, इसका शेयर ऑफ कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, या पार्टनर सैलरी है, ये मिक्सचर होगा, कॉम्बिनेशन होगा, राइट। तो ये वो अमाउंट रिप्रेजेंट करता है जो कि ओनर ने रहने दिया है बिजनेस के अंदर। और अगर पार्टनर बी का डेबिट बैलेंस आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 200 का, तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले सालों में जितना उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और पार्टनर सैलरी बनता था, उसने उससे ज्यादा विदड्रॉइंग कर ली। ठीक है, यानी कि उससे उसने उसके बनता था ये 200, फॉर एग्जांपल 400 रुपए बनते थे उसके टोटल जो पड़े हुए थे बिजनेस में, उसने 500 की विड्रॉल कर ली। तो क्या हुआ, 100 रुपए उल्टा उसको उससे क्या हो जाएगा, अब हम कहेंगे कि हमें अब ये रिसीवेबल है, हमें वापस रिकवर करना है, कैपिटल अकाउंट को हमें छेड़ना भी नहीं है। ठीक है, हम बस ये करेंगे कि अब हमने उसने करंट अकाउंट में क्या कर ली थी, 100 रुपए से उसने ज्यादा विड्रॉल कर ली थी, जितना उसका एंटाइटलमेंट बनता था इन आइटम से रिलेटेड उसने उससे ज्यादा की ड्रॉइंग्स कर ली। तो अब हमें उल्टा करंट अकाउंट पे क्या है, रिसीवेबल है, बिजनेस को रिसीवेबल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात, सही है। तो डेबिट बैलेंस अगर आ जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि पार्टनर ने करंट अकाउंट के पोर्शंस में से, करंट अकाउंट की चीजों में से ज्यादा की ड्रॉइंग कर ली थी और वो फ्यूचर में हम रिकवर कर लेंगे। अब 100 रुपए का उससे रिसीवेबल था कि उसने ड्रॉइंग ज्यादा कर ली थी, अब हम क्या करेंगे, इस साल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उससे ये अमाउंट सेट ऑफ कर देंगे। कहते हैं अब हमने 100 रुपए उससे रिसीव करने थे, हमने उसको पे करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना, पार्टनर सैलरी इतना, जो रिसीवेबल है उसको नेट ऑफ करो और रिमाइंडर अमाउंट एंटाइटलमेंट डाल दो, मतलब वो खुद बहुत ही हो जाएगा।
है ना, डेबिट साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे फुल फिगर्स यहाँ पे और क्लोजिंग बैलेंस फिर उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसमें खैर एग्जामिनेबल नहीं है ये, उसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपने करना क्या है, आपने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सारे काम करने हैं। तो जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल बी राइट बैक विद यू गाइस। तो खैर हम लोग अब कहाँ पे थे, हम लोगों ने हैंड आउट 1 के क्वेश्चंस अपने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। पता नहीं चल सकता, पता चलने की जरूरत भी नहीं है, और सारी चीजों पर नेटिंग ऑफ हो रही है ना, फर्क भी नहीं पड़ता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ प्रेजेंटेशन फिर अलग अलग हो रही है। मतलब यहाँ पे हम रिसीवेबल ऑन करंट अकाउंट अलग दिखा रहे हैं, वहां पे अगर रिसीवेबल अराइज होता भी है तो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। देखो अल्टीमेटली आप आगे जाके देखोगे, अल्टीमेटली जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी का मान निकालेंगे ना, हमें कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंसेस को ऐड करना ही पड़ेगा, तो वो अल्टीमेटली नेट ऑफ हो जाते हैं, टोटल हो जाता है उन दोनों का, ठीक है। तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट में तो वही फिगर उठा के लिख देंगे, अगर फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में तो वही एक फिगर आ रही होगी इक्विटी की, राइट, क्लोजिंग कैरेट डाउन। लेकिन अगर हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो फिर इक्विटी हमारे पास क्या होगा, कैपिटल अकाउंट का कैरेट डाउन दिस प्लस करंट अकाउंट का कैरेट डाउन, ठीक है। तो उसमें फिर हमारी इक्विटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएंगी, उसमें फिर हम इन दी एंड हमें इन दोनों को ऐड ही करना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है सिंगल अकाउंट मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें इकट्ठी हो रही हैं। यहाँ पे हम शुरू में अलग अलग करेंगे और फिर हम अल्टीमेटली दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था ना हमारा, हाँ हो गया था। अब आज आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब और कैसे किस किस्म का, भी याद रखिएगा वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट को अपना देख रहे हैं कि किस तरह से अप्लाई करता है। फुल फ्लेजेड सवाल अभी भी हमने करना है, ठीक है, वो हैंड आउट नंबर 2 में आएगा। तो आपके सामने आ रहा है, X, Y, and Z are in partnership since the past many years, sharing profits and losses in the ratio 1:2:1. On 1st July 2013, it was mutually agreed to change the profit sharing ratio to 1:2:2. अब ऊपर जो हम लोगों ने 2 एग्जांपल्स किए हैं उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम ही है ना, चेंज नहीं हो रहा। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ड्यूरिंग द ईयर अग्री होता है कि चेंज कर देते हैं, अब जाहिर सी बात है ये कोई लॉ थोड़ी है, कोई रूल थोड़ी है, स्टैंडर्ड थोड़ी है, पार्टनर्स की मर्जी है। उन्होंने वो पहले क्या किस पीएसआर वो से वो शेयर करते थे रेशियोस 1:2:1 टिल 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 से ऑनवर्ड्स अब उनका पीएसआर क्या होगा, प्रॉफिट डिवाइड होगा 1:2:2 में। अब उसने हमें क्या बता दिया, प्रॉफिट अनअप्रोप्रिएटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013। अब यहाँ पे जरा रुक जाए, हमारा साल खत्म हुआ है 31 दिसंबर 2013 पे, शुरू कब हुआ होगा, 1 जनवरी 2013। अब ये देखें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कब हो रहा है, ईयर के बीच में, सही है। तो अब क्या होगा, 1 जनवरी 2013 से लेके 30 जून 2013 तक पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई हो रहा है, 1 जुलाई 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अप्लाई होगा, ठीक है। अब इन्होंने आपको क्या दे दिया, इन्होंने तो आपको पूरे साल का प्रॉफिट दे दिया 12.6 मिलियन प्रॉफिट फॉर द ईयर which was earned evenly throughout the year। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारी आसानी हो गई। अब हमें करना क्या है, पहले 6 महीनों का प्रॉफिट 1:2:1 में डिवाइड करना है, आखिरी 6 महीनों का प्रॉफिट 1:2:2 में डिवाइड करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू द पार्टनरशिप इज एज फॉलोज, और आपको इन्होंने बता दिया साल के पहले दिन का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स दे दिए। नीचे आते हैं, आपको नजर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है, और यहाँ पे उसने स्पेसिफाई कर दिया ऑन ओपनिंग कैपिटल। क्यों किया है, वजह क्या थी, जरूरत होगी इसकी, देखते हैं क्यों। एक्सेस सैलरी फॉर द ईयर, एक्स कौन था, आपका पार्टनर था। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, वाई और जी। हमें करंट अकाउंट नजर आ रहा है, क्या करंट अकाउंट बैलेंसेस इसने हमें दिए हुए, नहीं दिए हुए। इसका मतलब है कि बिजनेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स बनाती है ना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाती है। अब जब हमें इंटरेस्ट रेट उन्होंने दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब सवाल आएगा कि इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कौन सी फिगर पे अप्लाई करें। आपको पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ब्रॉड डाउन कुछ और है, ब्रॉड डाउन ये होगा, कैरी डाउन कुछ और होगा, क्योंकि उसमें आपकी पार्टनर सैलरी भी उस अकाउंट में जाएगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जाएगा, राइट। तो अब ये सवाल कि अब ये 5% किस पे अप्लाई करना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे करना है या क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस पे करना है, तो इसलिए उसने आपको स्पेसिफाई कर दिया ऑन ओपनिंग कैपिटल, और नॉर्मली ये ओपनिंग कैपिटल पे ही होता है, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब जरा नीचे आते हैं, अब वो क्या कह रहा है,
प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। अब वो मांग रहा है आपसे सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स, लेकिन आपको पता है कि अब वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मांग रहा है। ऐसी बात है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है, आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना है, पार्टनर की सैलरी तो आपको गिवन है, ड्रॉइंग्स इसमें ऑलरेडी गिवन है, लेकिन हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और वो किस चीज के लिए होगी? वो होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए और रेजिडुअल प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब आपकी मर्जी है, आपको पता है कि ये काम हमारा ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हो जाता है। अब हेडिंग दिए बगैर आप एक किस्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना रहे, वर्किंग भी तो उसी तरह से ही करेंगे ना, वो बिल्कुल अच्छी बात है, बल्कि वो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब आपने कहा कि हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोगों को बनाना है पार्टनर्स का फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो मैं टी अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे खड़ा कर देती हूँ, और हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, एक्स है, वाई है और जी है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर देखते हैं अभी जुलेखा, करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, इसको करते हैं, अभी देखते हैं। सैलरी तो वो पूरे साल की दे दी है ना, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है। सैलरी पूरे साल की है 120, तो 6-6 महीने का आपको काम अलग अलग करना पड़ेगा। पहले हम इसकी जरा फॉर्मा खड़ा कर दूं, फॉर्मेट खड़ा कर देते हैं, उसके बाद फिर आते हैं एक्स वाई जी। ठीक है, और इस सब को मैं यहाँ से मिटा देती हूँ, मुझे सिर्फ फॉर्मेट लेना था टी अकाउंट का। चलें जी, हमें क्या चीज गिवन है क्वेश्चन के अंदर? हमें ऑटोमेटिकली क्या पहले से गिवन है? कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस 1 जनवरी 2013 के, तो ये आपके हो जाएंगे ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करने की जरूरत थी कि ये क्रेडिट बैलेंसेस है या डेबिट बैलेंसेस है? आपको पता है कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंसेस ही होते हैं। ठीक है, अच्छा जस्ट गिव मी अ मिनट, इनको जरा अपने पास लिखें ब्रॉट डाउन में, एक्स वाई जी के अलग अलग कॉलम्स बनाएं। करेंगे डन। आपने कहा ये लाजमन क्रेडिट बैलेंसेस ही होंगे क्योंकि एक कैपिटल अकाउंट है 320, 600 और 380। 320,000, 680,000 एंड 320,000। ठीक है, ज्यादा हो गया। ठीक है जी, क्या है 320, 600, ओके 600,000। ये काम आपने कर लिया ना, आने का ये तो हम प्लॉट कर लिया। फिर क्या बारी आती है, अब आपको पता है कि आपको पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, अब आपको पता है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन कौन सी चीजें आनी है। ठीक है, हाँ 380 है, अच्छा 380, ओके 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 380। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर ली ना, जरूरी नहीं कि हर सवाल में हर सिनारियो में हर चीज हो। तो अब आपने कहा चलो ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए, एक हमें चीज क्या नजर आ रही है, एक हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नाम की चीज आएगी। हम फॉर्मेट में एटलीस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो लिख लें, फिर जैसे जैसे हम उनकी फिगर्स कैलकुलेट करते रहेंगे, हम यहाँ पे प्लेस करते रहेंगे। ठीक है, और तीसरा आपके पास क्या है? तीसरा आपके पास सैलरी है एक्स की, वो आपको गिवन है ना, तो आप यहाँ पे सैलरी लिख दें, पार्टनर सैलरी, और आप यहाँ पे एक्स में यहाँ पे चीजें डालते रहें। आपके पास 1,20,000 है, अभी तो आपने 1,20,000 एज इट इज यहाँ पे लिख देना है ना, क्योंकि यही जानिए ना फिगर, एक्स की सैलरी पूरे साल में कितनी मिली है, पूरे साल के अकाउंट बना रहे हो। तो आपने कहा कि जो चीज नहीं गिवन उसकी सिर्फ फिगर वो लिख के, क्वालिटेटिव उसका नेचर लिख के हम जगह छोड़ देते हैं, उसकी हम करेंगे वर्किंग। नीचे आते हैं, हमें ड्राइंग्स भी पता है, ड्राइंग्स भी अब कैपिटल अकाउंट में जाएगा। वाई और जी ने ड्राइंग्स की हैं 85 और 60,000 की, तो 85,000 और 60,000 यहाँ पे आपने ये कर दिया ड्राइंग्स। ठीक है, मेन आपका कैपिटल अकाउंट बनाना था ना, वो आप बनाते जा रहे हो। फिर आपको ये पता है कि एक और चीज भी है, इस साल बिजनेस में प्रॉफिट कमाया, तो हमारे पास शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, हो सकता है शेयर ऑफ लॉस भी हो, डिपेंड करता है। तो उसके लिए आप अपने जगह छोड़ दी कि शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, शेयर ऑफ लॉस होता है। अब हम रेजिडुअल प्रॉफिट की बात करते हैं ना, ये तो नेट प्रॉफिट है,
हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के आइटम्स को डिडक्ट करने के बाद रेजिडुअल लॉस आए तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अभी यू नॉट श्योर अबाउट इट। आपने कहा चलो अब आ जाते हैं हम वर्किंग के ऊपर। अब वर्किंग हम किस चीज की कर रहे हैं, हमें वर्किंग करनी है अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और शेयर ऑफ प्रॉफिट या शेयर ऑफ लॉस की, राइट। अब हम इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है पूरे साल का, पूरे 12 महीने का, लेकिन आगे जो इसने लाइन मेंशन की हुई है विच वाज अर्न्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, इस लाइन की वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे देखो हमारे पास चेंज कब आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 1 जुलाई 2013 को। तो हमने कर क्या दिया, हमने अपनी वर्किंग को 2 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। पहला पीरियड क्या है, 1 जनवरी 2013 से लेकर कब तक, 30 जून 2013 तक, यानी कि जब पुराने टर्म्स हमारे अप्लाई थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और दूसरा आपने पीरियड बना लिया कब से लेके, 1 जुलाई 2013 से लेके ईयर एंड तक, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया, दो, अब इत्तेफाक से ये दोनों इक्वल है, 6 मंथ हो, जरूरी नहीं है, हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता 1 मार्च को, तो फिर आप कर लेते 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक पहला पीरियड और 1 मार्च से 31 दिसंबर दूसरा पीरियड। ठीक है, ये हम लोग अलग अलग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में अलग अलग आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज हैं। अब हमने करना क्या है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट। अब हमने तो इसको 2 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, ये 6 मंथ्स और ये 6 मंथ्स। ठीक है, ये 6 मंथ्स हो गया और ये 6 मंथ्स हो गया। तो अब हमें करना क्या है, हम दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने करना है 12.6 मिलियन का टोटल प्रॉफिट है पूरे 12 महीने का, जिसमें से 6/12 की हम काम करेंगे यहाँ पे, एंड सेम गोज फॉर दिस। इस पीरियड का प्रॉफिट कितना होगा, इसको मैं साथ ही कर लेती हूँ। इस पीरियड का प्रॉफिट होगा कितना, इस पीरियड का भी प्रॉफिट सेम होगा, 12.6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6/12। यहाँ तक क्लियर है बात। तो दोनों का आपने एक किस्म का, दोनों का साइड 2 कॉलम्स में आपने बेसिकली अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास आ गया प्रॉफिट। अब आप आते हैं नीचे। अब क्या सिचुएशन था, अब रेजिडुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या लेना है, आपके पास पूरे साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपने पे किया और पूरे साल आपने एक्स को सैलरी भी पे की। अब हमने पूरे साल को डिवाइड कर दिया 2 पीरियड्स में, तो पहले 6 मंथ्स के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकलेगा, वो अब आपने यहाँ से क्या कर देना है, लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, एक्स, वाई और जी। इसी तरह से इधर की भी हम कैलकुलेशन करेंगे, हमने लेस करना है। हमने पहले कॉलम में आए, हमने कहा कि पहले कॉलम में, अब मैं यहीं पे फॉर्मूला भी लिख रही हूँ, आप लोग साइड पे कर लीजिएगा, मेरे एक्सेल में तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब एक्स को पहले देखते हैं। एक्स का हमें 5% किस पे अप्लाई करना है, ओपनिंग कैपिटल पे। एक्स का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 3,20,000। अब आप इधर आ जाएंगे, 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%। अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ 6 महीनों के पीरियड पे, है ना, पहले 6 मंथ्स। तो इसको भी आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6/12। बात फॉलो करें। जी क्लियर है बात, मोहसिन, जुलेखा, 8,000। ठीक है, इसको मैं मर्ज कर देती हूँ, ये हमारा एक बन गया, ये हमारी दूसरी कैलकुलेशन बन गई। ये 6 मंथ्स हैं, ये भी 6 मंथ्स हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ और यहाँ पे भी अगेन मुझे पर्टिकुलर बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले 6 मंथ्स की जब बात करें तो उसमें एक्स का कैपिटल कितना बनता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000। फिर वाई पर आते हैं, वाई का ओपनिंग कैपिटल था 6 लाख, 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5%, मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 15,000। और जी का कितना बनता है, 3,80,000 ओपनिंग कैपिटल था, 3,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, 9,500। ये आपने टोटल किए और आपने आखिरी कॉलम में क्या कर देना है, इन सबको माइनस कर देना है, क्योंकि मिला के अल्टीमेटली देयर व्हाट, देयर एन एक्सपेंस, राइट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस जो पे कर रहा है। ये पहला अप्रोप्रिएशन हो गया। अब हम एक काम करते हैं, पहले इस पीरियड को खत्म करते हैं, ठीक है। पहले इस पीरियड का काम खत्म करते हैं, फिर इस पीरियड का काम खत्म करेंगे। चले इधर आ जाए, चले अब आ जाए। अब आपने फर्स्ट 6 मंथ्स में सैलरी भी पे की थी, किसको पे की थी, एक्स को, ठीक है। पर एनम सैलरी कितनी थी, सैलरी फॉर द ईयर कितनी थी, 1,20,000। तो पहले 6 मंथ्स की सैलरी कितनी होगी, 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12, यानी कि 60,000। और ये फिगर भी आपने यहाँ से माइनस कर दी और आप एक्स के सामने यहाँ पे ब्रैकेट में वर्किंग दिखा दें, ठीक है। 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 6/12। यहाँ तक क्लियर है बात? जी मोहसिन, जुलेखा, ठीक है। अब आखिरी अप्रोप्रिएशन कौन सा बचता है, आखिरी अप्रोप्रिएशन बचता है इसमें देखो कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, ड्राइंग्स अप्रोप्रिएशन नहीं कहलाता। एक आखिरी अप्रोप्रिएशन जो होगा ही होगा वो होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब आप उसके लिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स का आप कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारा रेजिडुअल प्रॉफिट कितना था, और फर्स्ट 6 मंथ्स का रेजिडुअल प्रॉफिट आया आपका 6207,500, ठीक है। ठीक है, 6207,500 आया। अब आपने क्या करना है, इसका आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट होते हुए दिखा देना है। अब ये प्रॉफिट था XYZ। अब फर्स्ट 6 मंथ्स में पहले पीरियड में, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ ये बात, ये जरूरी नहीं है कि 6 मंथ्स हो पहला पीरियड, ये 3 मंथ्स भी हो सकता है, 2 मंथ्स भी हो सकता है, कि जैसे ही यानी कि PSR चेंज होने से पहले की बात करें। तो अब इस पीरियड में पुराना PSR कितना था, 1:2:1, यानी कि 1/4, 2/4 और 1/4। 4 कैसे आया, 1 + 2 + 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का शेयर किस तरह से निकलेगा, 6207,500 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। यहां तक क्लियर है बात? तो आपने टोटल रेजिडुअल प्रॉफिट 6207,500 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से। y का कितना निकलेगा, 6207,500 को 2/4 कर देंगे, ठीक है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर देती हूँ, 3103750। इसका भी क्या रेशो है, z का भी 1 पार्ट है, इसका भी एग्जैक्टली सेम ही आएगा। इसका आंसर आपने इन तीनों को किया टोटल, आपने पहले 6 मंथ्स का प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होते हुए इस तरह से दिखा दिया। फिर हम आते हैं अगले 6 मंथ्स में। अब अगले 6 मंथ्स में बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ, इंटरेस्ट का रेट भी वही 5% है, यानी कि इधर दोबारा अगले 6 मंथ्स में जब अगर आप दोबारा कैलकुलेशन करते हैं तो XYZ का उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है, टोटल उनका एग्जैक्टली वही बनता है। इसी तरह एक्स की सैलरी भी एग्जैक्टली वही बन रही है। क्यों बन रही है, क्योंकि मैंने 6 महीनों में डिवाइड कर दिया था ना। अगर 3 मंथ्स और 9 मंथ्स होता तो फिर डिफरेंट आना था आंसर, फिर बिल्कुल डिफरेंट आना था। तो अब यहाँ पे आप शॉर्टकट कर सकते हो, आप कह रहे हो 6 मंथ्स, सिर्फ एंड में, सिर्फ आखिरी स्टेप में, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चेंज आएगा, 1:2:1 के बजाय 1:2:2 अब फॉलो होगा। बाकी उससे पहले सारा काम आपका सेम होना है। ये आप सिर्फ इस सिनारियो में कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये भी 6 मंथ्स हैं, ये भी 6 मंथ्स हैं, ठीक है। और बीच वाले साल कोई भी रेट आपका, कोई भी आपका टर्म जो है वो चेंज नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें अब एक टर्म चेंज हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे आप भले इसको फ्रेश तरीके से भी करेंगे, आपका आंसर यही आना है। अब आपने क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, डिफरेंट क्या हो जाएगा कि अगले 6 मंथ्स में 6207,500 मल्टीप्लाइड बाय, देखते हैं कि अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 1:2:2। तो अब टोटल पार्ट्स कितने हो गए, 1 + 2 + 2 5। तो अब x को कितना जाएगा, 1/5, ठीक है, इंटू 1/5। y को कितना जाएगा, 6207,500 मल्टीप्लाइड बाय 2/5, और z को भी इतना ही जाएगा, 2/5। यहां तक बात क्लियर है?
ये आंसर आएगा आपका। और ये टोटल आपका 6207,500। ठीक है, तो अब हमने क्या काम करना है, हमने तो पूरे साल का कैलकुलेट करना है, हमने तो पूरे साल का कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब आपको ये पता है कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट फिर क्या होगा, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है, दिस प्लस दिस। और इसी तरह से बाकी चीजों को भी अब हम क्या करेंगे पूरे साल में। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, करंट अकाउंट बनाना। वापस आए, करंट अकाउंट बनाया। अब आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में आपने एक्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अक्रू करना है, एक्स को करना है 8,000 प्लस 8,000, यानी कि टोटल 16,000। वो आपने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर वाई को कितना करना है, 15,000 प्लस 15,000, 30,000। और जी को आपने कितना अक्रू करना है, 9,500 प्लस 9,500, यानी कि 19,000। जी मोहसिन क्लियर है। तो ये तो आपके पास आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी है सिर्फ और सिर्फ किसकी, एक्स की। और हमने देखा कि दोनों पीरियड्स में क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही कमाया जा रहा है। तो अब हम कहेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं क्रेडिट साइड पे। अब हम इधर आ जाएंगे, एक्स का टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट पूरे साल का कितना हो जाएगा, 1551875 प्लस 1241,500। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। दिस 1551 प्लस 875 प्लस 1241,500। तो जब हम इन दोनों को टोटल करेंगे तो x का पूरे साल का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा, 2,793,375। ठीक है, यहां तक क्लियर है। y का टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बनेगा, अब y के लिए हम पहले हाफ और दूसरे हाफ में जो y का अमाउंट है 2,483,000 हमने इन दोनों को ऐड कर दिया और आंसर आया 5586,750। इसी तरह z का भी यही होगा, दिस z का प्लस 2,483,000। और आपने इस तरह से शेयर ऑफ प्रॉफिट्स को तीनों को, ये तो तीनों को मिल रहा है, तो आपने तीनों को इस तरह से शो कर दिया। अब क्या करेंगे, बैलेंस कैरेट डाउन कैलकुलेट करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस कैरेट डाउन लाजमन आपका डेबिट साइड पे आएगा, और कोई चीज इसमें रहती नहीं है। आपने सारे क्रेडिट साइड के टोटल किए और आपने शॉर्टफॉल जो है वो यहाँ पे लिख दिया 3249,375 आएगा इसमें आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, इस साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी 6216,750। वाई का शॉर्टफॉल है 6131750 और 4373875। ठीक है, क्लियर है यहां तक। जी मोहसिन क्लियर है, ठीक है। मोहसिन आप भी 15 मिनट में ऑफलाइन हो जाएंगे, फिर मैं पढ़ाऊंगी किसको। चले, अगर सारे जुलेखा भी यहाँ से लाइट चली गई होगी इसलिए वो चली गई है, वरना इस तरह का इशू आता नहीं है नॉर्मली। सही है, चले अब क्वेश्चन पे फोकस कर दे। चलें ठीक है, अब जरा ये वाला सवाल देखें। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर और सैलरी भी चेंज हो रही है। क्या कह रहा है ये, ABC Brothers has 3 partners ABNC in the first half of the year ended 31st December 2013. Partner A and partner B each received an annual salary of ₹3 lakh। ठीक है, रेजिडुअल एनुअल सैलरी कह रहा है कि पार्टनर ए और बी का पहले एनुअल सैलरी, सालाना सैलरी कितनी थी, 3 लाख रुपए। तो हर महीने की सैलरी कितनी होगी, 3 लाख डिवाइड बाय 12। Residual profits or losses are shared between A, B and C in the ratio of 3:5:2। फिर वो कह रहा है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर, अब इसमें भी उसने 6 महीने गुजरने के बाद कुछ चेंज किया।
इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर फ्रॉम 1st July to 31st December 2013 partner A's salary was increased to rupees 4 lakh. 4 lakh what? 4 lakh per annum. तो अब तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 6 महीनों की, है ना? तो उसमें फिर हम क्या कहेंगे कि उसमें फिर हर महीने की सैलरी पार्टनर ए की कितनी हो जाएगी? 4 लाख डिवाइडेड बाय 12. यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड द पार्टनर्स ऑल्टर्ड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1:3:1. तो अब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज कर दिया और एक पार्टनर की मंथली सैलरी को भी चेंज कर दिया. एनुअल सैलरी चेंज हुई तो मंथली भी चेंज हो गई ना. द सैलरी ऑफ पार्टनर बी वाज अनचेंज्ड एट रुपीज 3 लाख पर ईयर. ठीक है. Profit for the year was 1.5 million, arising evenly throughout the year. Opening current account balances were A का है 150,000, B का है 220,000, C का है 250. अब इसमें इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि डेबिट है या क्रेडिट है. तो नॉर्मली करंट अकाउंट पे क्रेडिट बैलेंस ही आता है. डेबिट बैलेंस बहुत शाज़ो नादर होगा, राइट? आ सकता है लेकिन नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही आता है करंट अकाउंट पे. ठीक है. कैपिटल अकाउंट में तो मस्ट है क्रेडिट बैलेंस होना. करंट अकाउंट में नॉर्मली ओनर्स ने पैसे रखे भी होते हैं बिजनेस में, निकाले हुए नहीं होते. ठीक है. तो नॉर्मली अगर कहीं पे मेंशन ना हो, अब करंट कैपिटल अकाउंट में कुछ ना मेंशन हो, हमें पता है बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस है. करंट अकाउंट में अगर ना मेंशन हो तो हम कहेंगे कि ये क्रेडिट बैलेंसेज हैं, लेकिन डेबिट भी हो सकते हैं अगर खासतौर पे मेंशन किया हो. यहाँ तक क्लियर है? देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्रॉइंग्स. तो यहाँ पे फिक्स मेथड है. बिल्कुल यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को फिक्स रख रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, पार्टनर्स की सैलरी, उन सबको कहाँ लेके जा रहे हैं? ड्रॉइंग्स कहाँ लेके जा रहे हैं? उन सबको करंट अकाउंट में. तो मांगा हुआ भी क्या है आपको? एक तो आपसे मांगा हुआ है कि रेजिडुअल प्रॉफिट या लॉस का शेयर बताना है हर पार्टनर का, बिल्कुल इसी तरह से वर्किंग करके. ये जो चीज है कि बताएं जी रेजिडुअल प्रॉफिट या लॉस में एक्स का कितना शेयर है, वाई का टोटल कितना शेयर है और जी का ड्यूरिंग द ईयर का टोटल शेयर कितना है. और फिर आपको क्या कह रहा है? करंट अकाउंट बनाना है. आपको पता है कैपिटल अकाउंट में जरूरत ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड है और कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसकी. तो ये आपका होमवर्क है, कर लेंगे इसको. अब इसमें क्या चेंज करना है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज करना है और सैलरी ड्यूरिंग द ईयर भी. मैं देखती हूँ आप लोगों को किस तरह से समझ में आया. तो क्वेश्चन नंबर 4 कल हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको. तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है. जल्दी से आ जाएं हैंड आउट नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं. अब इसमें भी एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है. Mr. L, M and N are in a partnership business since many years. The terms of the partnership deeds are as follows. अच्छा मोहसिन 15 मिनट रहते हैं ना अभी लाइट जाने में. ठीक है, सही है. तो अगर लाइट चली गई तो खैर मैं फिर बंद कर दूंगी. ठीक है, क्योंकि जुलैखा भी नहीं है, जवाद उस्मान भी नहीं आए, तो फिर मैं इंशाल्लाह क्लास पे मैं नहीं लूंगी. ठीक है, जहां तक होगा उधर तक ही इंशाल्लाह कल कंटिन्यू कर लेंगे उसको. तो मिस्टर एल, एम एंड एन आर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस सिंस मेनी ईयर्स. द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज. प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 2:1:3. यानी कि एल का 2 होगा, एम का 1 होगा, एन का होगा 3. Mr. M is entitled to a guaranteed minimum share of rupees 3 lakh. अब ये एक नई बात हो गई. क्या बात हुई? बाकियों की तो खैर है, एल और एन को तो उनके लक के हिसाब से जितना मिलना है वो मिलेगा, लेकिन मिस्टर एम को मिनिमम 3 लाख तो हर साल मिलेंगे प्रॉफिट शेयर. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर एनम. मिस्टर एल क्या किया उन्होंने? इन्वेस्टेड फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग टू रुपीज 3 लाख ऑन 1 अगस्त 2010. तो अब इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है. मिस्टर एन रिसीव्स एनुअल सैलरी. हाँ, चाहे लॉस भी हो. वैसे इस तरह होता नहीं है ऑब्वियसली. इस तरह की बात है कि अगर प्रॉफिट कम कमाया ना बिजनेस ने, इतना कमाया कि 3 लाख से वो ज्यादा ही हो, मतलब प्रॉफिट आपका 3 लाख से ज्यादा ही है, लेकिन जब शेयर किया ना तो मिस्टर एम का शेयर बना 3 लाख से कम. ऑब्वियसली मैं लेट्स अज्यूम प्रॉफिट कैलकुलेट ही 3 लाख हुआ, रेजिडुअल प्रॉफिट. अब क्या होगा? मिस्टर एम को लाजमन 3 लाख मिल जाएगा, एल और एन को 0 पैसे मिलेंगे. तो ऐसी बात है, उनके लिए बचा ही नहीं ना. वो मिनिमम प्रॉफिट सब पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको चला गया? एम को चला गया, क्योंकि उन सबने एग्री किया हुआ था कि प्रॉफिट जितना भी होगा, यानी कि ऑब्वियसली 3 लाख से अगर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो 3 लाख एटलीस्ट मिलेंगे एम को. एटलीस्ट एम को 3 लाख तो मिलना चाहिए. अब इसमें वो एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस
अब इसमें वो एक्सट्रीम सर्कमस्टांस नहीं टेस्ट करेगा कि अगर लॉस हुआ, रेसिडुअल अगर लॉस आ रहा है तो उसमें एम को प्रॉफिट नहीं मिल सकता ना, फिर तो सिनेरियो ही अलग हो गया। और ये कह रहा है कि अगर प्रॉफिट्स होते हैं, अगर प्रॉफिट्स की जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो उसमें एम का प्रॉफिट शेयर बनता है 3 लाख से कम। तो फिर हम क्या करेंगे, मिस्टर एम को तो 3 लाख दे के फारिग कर देंगे और जो रिमेनिंग पैसे बचेंगे वो फिर एल और एन आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब उसमें थोड़ा सा तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन का। आगे क्या कहते हैं, मिस्टर एम रिसीव्स एनुअल सैलरी ऑफ ₹1,50,000। ये भी एनुअल सैलरी हमें पूरे साल का ही करना होता है ना, अनलेस कि ऑब्वियसली बीच में टर्म्स चेंज हो जाए। अब यहाँ पे कोई टर्म तो चेंज नहीं हो रहा, यहाँ पे मैंने गारंटीड मिनिमम शेयर की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 1.5 मिलियन, 980 एंड 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली फॉर एल, एम एंड एन। और यहाँ पे इन्होंने करंट अकाउंट की बात नहीं बोली भी, तो हमें पता है सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। नेट प्रॉफिट फॉर द पार्टनरशिप फॉर द करंट ईयर इज ₹1.8 मिलियन। और वो रिक्वायर्ड में क्या मांग रहा है, उसको पता है कि अब आपको कैपिटल अकाउंट बनाना आ गया, मुझे पता लग गया। मुझे अब आपने सिर्फ क्या करना है, शेयर ऑफ प्रॉफिट बता देना है हर पार्टनर का, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब उसी तरह से अब वर्किंग करनी है हमें। अब हम वर्किंग में वही काम करते हैं, एक किस्म का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरह ही कर लेते हैं, सिर्फ हेडिंग्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट आपका कितना है, अब ये फ्लक्चुएटिंग, अब कैपिटल अकाउंट हमें नहीं बताना, सिर्फ शेयर ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। अगर बनाना होता तो यस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता, ठीक है। यानी कि अब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी, सैलरी भी, कैपिटल इन्वेस्टेड भी, सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी, करंट अकाउंट कुछ नहीं बनेगा। चलें जी, अब आपने कहा कि हम शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, यानी कि एक किस्म का हमसे वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली चीजें मांग रहा है। नेट प्रॉफिट अनअप्रोप्रिएटेड कितना था, 1.8 मिलियन, ठीक है, 1.8 मिलियन। फिर आपने कहा अब बारी आती है अप्रोप्रिएशंस की। हमें नजर आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 10% पर annum। अब इसने कोई बात मेंशन नहीं की हुई कि ये 10% किस पे अप्लाई करना है, ओपनिंग कैपिटल बैलेंस पे या क्लोजिंग पे। आपको पता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स आ गए ना, अब ब्रॉट डाउन डिफरेंट होगा, कैरेट डाउन डिफरेंट होगा। तो अगर आपको कोई चीज मेंशन नहीं हुई भी तो आप सेफली ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बेसिस पे ही 10% अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहां से हमें लेस करना है, एल, एम और एन का अलग अलग होगा, एल, एम और एन। एल का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन का 10%, ये हमने यहां से कर दिया लेस, 1,50,000, वर्किंग भी साथ ही दिखा दी। फिर एम का कितना था, 9,80,000, तो 9,80,000 का इसका भी 10% यानी कि 98,000, ये भी हम कर देंगे लेस। फिर एन का कितना था, 2 मिलियन, 2 मिलियन का 10% यानी कि 2 लाख, इसको भी हमने यहां से कर दिया लेस। यहां तक क्लियर है बात, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि नेट प्रॉफिट से ये माइनस ही होनी है। नहीं नहीं, यहाँ पे 6 मंथ्स का अलग अलग क्यों होगा, यहाँ पे क्या टर्म्स चेंज हो रहे हैं, नहीं ना, यहाँ पे टर्म्स चेंज थोड़ी हो रहे हैं, कोई भी टर्म चेंज नहीं हो रहा। वो तो इसलिए करना था कि अगर मिड ऑफ द ईयर में आपका पीएसआर चेंज हो जाता है या सैलरी आप चेंज कर देते हो। अब यहाँ पे देखो हम एक चीज रह गए, ठीक है, यहाँ पे एक चीज रह गई है। मिस्टर एल ने, अब देखें क्या हुआ था, एल ने साल के शुरू में कितना कैपिटल इन्वेस्टेड रखा हुआ था, 1.5 मिलियन, सही है। 1.5 मिलियन पे तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लिया। अब क्या किया, एम ने क्या इन्वेस्ट किया था, 9,80,000, एन ने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था, 2 मिलियन। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मिस्टर एल ने फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया है ड्यूरिंग द ईयर, और कौन सी डेट पे, 1 अगस्त 2010 को। अब यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं, हाँ, ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि एल को 1.5 मिलियन पे पूरे साल का कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा और 3 लाख पे मिलेगा कितने महीनों का, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स का। तो यहाँ पे एक और वर्किंग कर लें, एल ने 2 कैपिटल्स थे उसके, एक कैपिटल वो था जो कि उसने पूरा साल इन्वेस्टेड रखा, ठीक है, यहां तक क्लियर है।
तो एल से रिलेटेड आपके पास दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएंगे, माइनस करेंगे 3 लाख इंटू 10% इंटू, हाँ जी मोहसिन क्लियर है। तो एल के आपके पास दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब दोनों को कंबाइन करके लिख लें भले, 162,500। यहां तक क्लियर है बात? चलें आगे चलते हैं। आपने कहा फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज ऐसी बात है, उसके ऊपर और इंटरेस्ट मिलेगा, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा फिर अब हम अप्रोप्रिएशंस की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमने कर दिया, फिर हमने कहा कि मिस्टर एन को सैलरी भी मिलती होगी 1,50,000 की, 1,50,000 भी यहां से करना है आपने लेस, क्योंकि ये भी एक किस्म का बिजनेस का एक्सपेंस है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब चेक करते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट के अलावा कोई और अप्रोप्रिएशन बचता है, सिर्फ एक ही और अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और यहाँ पे है नहीं, तो आपने कहा गुड हो गया। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेजिडुअल प्रॉफिट, एंड द रेजिडुअल प्रॉफिट कम्स अप टू 11,89,500। ठीक है, ये आपके पास आ गया रेजिडुअल प्रॉफिट। अब आपने ये लिखा कि शेयर ऑफ प्रॉफिट अब क्या होगा। अब जरा यहाँ पे देखें जुलेखा, हम गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट की बात करने लग गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आ चुके हैं। आप देख लो, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, वरना फिर आप रिकॉर्डिंग जब इसकी अपलोड होगी तब देख लेना, या मैं आपको क्लास के बाद समझा दूंगी। ठीक है, चलें। गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट का याद है कॉन्सेप्ट? किया हुआ पहले गारंटीड मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट? ठीक है, चलो ठीक है, सही है मोहसिन, तो जल्दी से करते हैं। अब सिर्फ यहाँ पे अब देखें, कॉपी मत कीजिएगा। अब अगर आप क्या करते हैं, एल एम और एन, एल एम और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1:3, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 पार्ट्स। तो 2/6 ऑफ व्हाट? 11,89,500 के 2/6 जाएगा किसको? एल को। 11,89,500 का 1/6 जाएगा किसको? एम को। और 3/6 जाएगा किसको? ठीक है, तो इस तरह से टोटल आपका 11,89,500 डिस्ट्रीब्यूट होता। लेकिन आप देखें क्या सिचुएशन है, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एम का गारंटीड मिनिमम शेयर होना है 3 लाख रुपए। अब इधर आ जाए, अगर हम इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एम का शेयर कितना होता है? 198,250। तो 3 लाख पूरे करने हैं इसके। अब 3 लाख पूरे करने के लिए हमें इसको फर्दर कितने पैसे, कितना इसका एलोकेशन होगा, कितने का शॉर्टफॉल है? आप कहेंगे कि इसका होना चाहिए था 3 लाख रुपए, है कितना, शेयर कितना बनता है? 250 बनता है। आपने ये माइनस किया, आपने आंसर दिखा कि 101,750 का इसका शॉर्टफॉल है। अब क्या करेंगे, ये 101,750 हम ले लेंगे एल और एन के प्रॉफिट्स में से, इन द रेशियो ऑफ व्हाट? इन दोनों का रेशियो अगर निकालें तो वो क्या है? 2 और 3, एल और एन है ना, 2 और 3 है। तो हमने 101,750 के जो अमाउंट है वो अब किसके शेयर से निकाल के इसको पे कर देनी है? एल और एन के शेयर से निकाल के कर देनी है। एल के 2 पार्ट्स थे, एम का 1 था, एन का 3 था। अब हम इस सिनेरियो के लिए एम को इग्नोर कर देंगे, एम के पार्ट्स, हम ये कहेंगे 101,750 क्या होगा? 101,750 का 2/5, 2/5 किस तरह से आया? अब हमने सिर्फ 2 और 3 को देखा, 2 + 3 टोटल पार्ट्स बन गए 5, जिसमें से 2 किसको एलोकेट होंगे? एल को। और रिमेनिंग 101,750 के 3/5, 61,050 का अमाउंट हम निकालेंगे किसके पास से? एल के पास से। तो देखें क्या हो रहा है, अब एल को कितना मिल रहा है प्रॉफिट? एल को प्रॉफिट मिल रहा है 396,500 मिल रहा था, उसमें से 40,700 हमने निकाल के दे दिया किसको? एम को दे दिया। और एल का शेयर ऑफ प्रॉफिट बच के कितना हो जाएगा? 355,800। एम का कितना हो जाएगा? 198,250 और उसको 101,750 पूरे मिल गए। और एन का क्या था? ओरिजिनल था 594,700, उसमें से हमने 61,050 निकाल के दे दिया इसको, और बच गया कितना? 533,700। तो बेसिकली वही 101,89,500 की एलोकेशन हो रही है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंट हो गई। क्यों डिफरेंट हो गई? क्योंकि हमारा एम जो था
उसका गारंटीड मिनिमम शेयर अचीव ही नहीं हो रहा था। अगर फॉर एग्जाम्पल हम पहले इंस्टांस में जब इसको डिवाइड करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आता 4 लाख, फिर हमें ये काम करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि उसको गारंटीड उसको 3 लाख से ज्यादा ही मिल रहा है ना, अब हमें एक्स्ट्रा कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इसका गारंटीड मिनिमम शेयर ही ना अचीव हो रहा हो तो अब हमें क्या करना होगा, जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हम एल और एन को कहेंगे कि जी आप इसको दे दो, आप अपना शेयर इसको दे दो, 2/3 इससे ले लेंगे, 2/5 इससे ले लेंगे, 3/5 इससे ले लेंगे और हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। जी क्लियर है बात? माइनस नहीं करना आपने इस तरह से, हाँ वापस माइनस करना है। अब ये वर्किंग आपने दिखानी है इस तरह से। तो अल्टीमेटली अब कैपिटल अकाउंट के अंदर जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जाएंगे ना, एम का जाएगा 3 लाख, इसका जाएगा 355,800 और इसका जाएगा 533,700। यहां तक क्लियर है? ठीक है मोहसिन जुलेखा। तो अब जुलेखा मैंने होमवर्क दे दिया क्वेश्चन नंबर 4। अब एक काम ये करते हैं, मोहसिन की अभी लाइट जाने वाली है तो मैं ये चाह रही थी कि मैं ये आप लोगों के सामने करूं, मतलब मोहसिन के सामने भी करूं कि रिकॉर्डिंग का ना थोड़ा सा इशू आ रहा है, अब रिकॉर्डिंग थोड़े से डिले से अपलोड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है लंबा सवाल, तो हाउ अबाउट इट कि हम इसको फिर कल ही अटेम्प्ट करें। ठीक है कल अटेम्प्ट कर लें इसको जुलेखा, ठीक है, क्योंकि अब ये पूरा ये तकरीबन 20 मार्क का सवाल है ये, तो आधा घंटा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है तो इसको कल कर लेते हैं। आपका होमवर्क क्या है, बेसिक अब मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको करा दिए। अब हम आएंगे मेजर क्वेश्चन के ऊपर। मेजर क्वेश्चन हमारा रहता है पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप में हमारा गुडविल, उस पर मुश्किल से 1 लेक्चर लगेगा। मैंने सिर्फ आपको गुडविल के फॉर्मूलाज बताने हैं, छोटी छोटी एग्जांपल्स करानी है, वो सिर्फ कैलकुलेशन की हद तक ही है। ठीक है उसका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन इंशाल्लाह होपफुली नहीं आएगा, क्योंकि अब तक तो नहीं आया, सिलेबस में चेंज आया पार्टनरशिप्स के, सो वी आर अ बिट वी डोंट नो कि वो किस तरह से टेस्ट करेगा। इस अटेम्प्ट के बाद हमें थोड़ी समझ में आएगी कि उसको किस तरह के सवाल देता है क्वेश्चन में विद रिगार्ड्स टू पार्टनरशिप। पुराने सिलेबस के हिसाब से तो हमें आइडिया है, राइट, हमें आइडिया था कि जी चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर के इस तरह के सवाल आते हैं, बेसिक किस तरह से सवाल आते हैं। अब उसने सिलेबस ही चेंज कर दिया है, तो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। अपनी तरफ से तो मुझे जितना भी बेसिक पार्टनरशिप में चीजें हैं वो मैं आपको करा दूंगी। तो बस हमारा पार्टनरशिप जो है वो 1 या 2 लेक्चर्स का और होगा, एक कल होगा, हो सकता है कल ही हम गुडविल पे भी आ जाएं। कल इंशाल्लाह वही 8 बजे आपकी क्लास होगी, 8 से 10। तो कल एक सवाल होगा, एक सवाल मैं आपको कराऊंगी और एक आपको मैं दे दूंगी होमवर्क में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, 2 सवाल हो जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे गुडविल के ऊपर। गुडविल के बाद छोटी मोटी चीजें रह जाएंगी, अकाउंटिंग इक्वेशन रहेगा, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स हमें करना है, और एक छोटा सा एक और चीज है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स। तो वो हम इंशाल्लाह हो सकता है वो वेडनेसडे को हमारी आखिरी क्लास हो। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। ठीक है जुलेखा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पास पेपर से, हाँ वो मैं उसके क्वेश्चंस अपलोड भी कर दूंगी। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के भी सवाल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें। ठीक है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के भी हम सवाल एंड में देख लेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ ही जो छोटी मोटी चीजें रह गई वो फिर मैं करा दूंगी आप लोगों को। सही है, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं 8 बजे। हैव अ वेरी नाइस संडे, अल्लाह हाफिज। क्वेश्चन नंबर 4 कर लीजिएगा हैंड आउट 1 का।